अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो है वो अपनी फार्माकोलॉजी किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम टू थर्ड ईयर एमबीबीएस। मोस्टली थर्ड ईयर एमबीबीएस का पार्ट होती है फार्माकोलॉजी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में सेकंड ईयर एमबीबीएस में भी पढ़ाई जाती है। और जैसा कि अभी यूएचएस की तरफ से मॉड्यूलर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, उसमें तो आपको फर्स्ट ईयर से ही जो है वो फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। बहरहाल किसी भी ईयर में आप इसको पढ़ें, बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को आपने पढ़ना किस तरह है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं इसकी बुक्स की। तो फार्माकोलॉजी के लिए मैंने आपको पिछली थर्ड ईयर की बुक गाइडलाइन में मैंने आपको फार्माकोलॉजी के लिए बताया था कि मेन इसमें जो है वो आप कैडजिंग यूज़ करेंगे, मिनी कैडजिंग और लिपिनकॉड भी कुछ हद तक यूज़ होती है। ठीक, तो लेकिन ये है कि आपके पास जो मेन बुक है ना पेपर रिलेटेड, अगर आपने पेपर ओरिएंटेशन के साथ चलना है तो आपके पास मिनी कैडजिंग जो है वो आप एज अ मेन बुक यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें जो है वो लिपिनकॉड से करने की ज़रूरत है, तो आप उसको भी या तो अपने पास लिपिनकॉड ख़रीद के भी रख सकते हैं, बेहतर यही है कि आप ख़रीद लें, या फिर यह है कि जो चीज़ें उसमें से करने वाली हैं तो आप उसको लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, या फिर यह है कि आप उसकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह भी उस पोर्शन की अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद सबसे पहले मिनी कैडजिंग जो है ना, ये इसकी एक एक लाइन जो है वो आपके पास एज अ एमसीक्यू आ सकती है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट बुक है, आपको अच्छा स्कोर करने के लिए भी हेल्प करती है और आपको वो नॉलेज देती है जो आपको पेपर में काम भी आता है। ठीक है, अच्छा जी, इवन डिस्टिंक्शन तक जाने के लिए भी आपको मिनी कैडजिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है। बहुत सारे बच्चे मिनी कैडजिंग से पढ़ के डिस्टिंक्शन भी बहुत आराम से स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि आपने जो है ना वो फार्माकोलॉजी पढ़नी कैसे है। ठीक है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है ड्रग्स का, जिसमें आपने मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उसके लिए ड्रग्स को पढ़ना होता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ मेन रूल्स आप याद कर लें फार्माकोलॉजी के लिए। वो ये होते हैं कि आपने सबसे पहले आपने जो है ना वो क्लासिफिकेशन याद करनी होती हैं। किसी भी जो है वो चैप्टर को शुरू करने से पहले, कोई भी ड्रग स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं ना आती तो आप ना तो एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं, ना एससीक्यू सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक ड्रग है कैप्टोप्रिल, ठीक है, इसके बारे में कोई भी मैं आपसे एमसीक्यू में या एससीक्यू में चीज़ पूछती हूँ, जब तक आपको पता ही नहीं होगी ये ड्रग है किस चीज़ की, किस क्लास में आती है, तो आप कुछ भी आंसर नहीं कर सकते। तो क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात है फार्माकोलॉजी के बारे में एक बहुत ही बात जो है वो आम मशहूर है कि फार्माकोलॉजी बिल्कुल रट्टा है। तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन ये है कि किसी हद तक इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं। स्पेशली फार्माकोलॉजी के अंदर आपके पास जो ईएनएस आता है ना, इसका कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स आप बिल्ड कर लें तो बाकी फार्माकोलॉजी में जो है ना बहुत हद तक रट्टा ही है। ठीक है, जैसे देखिए फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के नाम होते हैं। अब आप देखिए जैसे अब आपका कोई नाम है, ठीक है, तो अब आपके नाम की क्या ही कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी नहीं, बस एक नाम है जिसको याद रखना होता है। तो बाकी ड्रग्स के जो नाम है वो तो रट्टा ही है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है उनको भी रट्टा ही लगाना पड़ता है, और जो हमारे पास उसके क्लिनिकल यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, उनका वो इस हद तक रट्टा है कि अगर आप उसको मेमोनिक्स से याद कर लें तो जल्दी याद हो जाता है। अगर आप वैसे रैंडमली रट्टा लगाने लगें तो काफ़ी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है ज़रूर, कुछ पोर्शन में वाकई कॉन्सेप्ट है और बाकी आपको रट्टा लगाना पड़ता है। तो जो मेमोनिक्स होंगे मैंने खुद अपने बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे पेपर में बहुत हेल्प हुई थी, वो भी मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो साथ साथ शेयर कर दूँगी। दूसरी बात यह है कि जो है ना फार्माकोलॉजी रिवीजन्स पे है। बेशक आप जितने भी इंटेलिजेंट हैं आपको जल्दी याद होता है या आपको बहुत देर से याद होता है, इन बोथ केसेस आपको फार्माकोलॉजी के लिए बहुत जो है ना वो रिवीजन्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको ये कहूँगी कम अज़ कम जो है वो 6 to 7 रिवीजन्स आपने कम अज़ कम भी जो है ना फार्माकोलॉजी की करनी होती हैं, फिर जाके आप पेपर में बगैर टेंशन के अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, बिलीव मी फार्माकोलॉजी को एक नाइटमेयर बनाया जाता है, लेकिन ये आपका इवन बेस्ट सब्जेक्ट भी बन सकता है ईयर के एंड तक, अगर आप उसको सही तरीके से स्मार्टली लेकर चलें, उस तरह पढ़ें जैसे इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, पास पेपर्स भी इसमें फार्माकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पास पेपर्स के या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें चलना होता है। आपने हर चीज़ को रैंडमली बस रट्टा नहीं लगाते था ना, आपने जो है ना स्मार्टली काम करना है इसमें। ठीक है, अब ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपने फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना ये बेसिक प्रिंसिपल जो है ये जनरल फार्मा होती है। ठीक है, एक ये है और एक एएनएस जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन दोनों को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, स्पेशली जनरल फार्मा इन सबसे डिफरेंट है, और बाकी जो है ना इसको आप स्पेशल फार्माकोलॉजी कह लें या जो भी बाकी जितने भी पोर्शन है ना वो ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको जनरल फार्मा का ये है कि इसमें आपने बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स और काइनेटिक्स पढ़नी होती है। ठीक है, मतलब फार्माकोडायनामिक्स हो गया कि आपकी जो ड्रग है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स है वो ये होती है कि आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म है, उसमें यह है कि आपका जब आप देखें मेडिसिन खाते हैं तो हमेशा तो आपकी बॉडी में नहीं रहती ना, वो अपना काम जो है वो करती है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी में रहती है, फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है। और कुछ टर्म्स हैं जो आप फार्माकोजेनोमिक्स में पढ़ेंगे। अब जनरल फार्मा में ज़रा
जो है ना डेफिनेशंस और टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपने उनको उनकी नो हाउ आपको होना ज़रूरी है, ताकि आप बाकी फार्माकोलॉजी में जब उन टर्म्स को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाए कि बात हो क्या रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जनरल फार्मा को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, या ये है कि आपको जनरल फार्मा की अगर बेसिक नो हाउ भी है ना, तो आप बाकी फार्माकोलॉजी में आपका बहुत अच्छा गुजारा चल जाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि जो ANS है ना, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, अगर इसमें बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपके वो बिल्ड नहीं हुए हुए, तो बिलीव मी आपकी बाकी फार्माकोलॉजी को याद करना, उसको तैयार करना एक नाइटमेयर वाकई बन जाता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स की बात की जाती है ना, वो बेसिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। यहाँ पे आपने अपनी जो है वो बुनियाद बिल्ड कर ली, तो बाकी फार्मा आपके लिए हलवा हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो रही बात रट्टे की कि भाई याद कैसे करना था, जिन चीज़ों को रट्टा लगाना है, वो आपको मेमोनिक से याद हो जाएगा, आपको साथ साथ याद करवा दूंगी, उसमें आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हर चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो आपको किस तरह से जो है ना वो तैयारी करनी है, या किस तरह से पढ़ना शुरू करना है, ताकि आपका टाइम और आपकी एफर्ट बचे। फॉर एग्जांपल एक बात कर लेते हैं, जैसे हमने अगर CVS की ड्रग्स पढ़ना शुरू किया, ठीक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन से स्टार्ट किया जाता है। हाइपरटेंशन आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, ठीक है। अब आपने एक चैप्टर खोला है, आपको पढ़ाया गया है कॉलेज में, या अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया क्लासिफिकेशन। ईच चैप्टर के स्टार्ट में एक क्लासिफिकेशन का टेबल दिया हुआ होता है, आपने उसको रट लेना है, ठीक है। उसके लिए मैं मोनिक्स में शेयर कर दूँगी, आपने उनको याद कर लेना है। आपको ईच इस क्लास का और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो पता होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट को में सारी नहीं भी याद होती तो भी कोई मसला नहीं, आप 2 या 3 मैक्सिमम 3 भी कर लें तो फर्स्ट को में मोर देन इनफ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद किए बगैर आपने आगे नहीं मूव करना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जी अब आप स्टार्ट करते हैं। अब आपने हर चैप्टर के स्टार्ट में ना कुछ आपको यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह इसकी दी होती हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जितना आपको जानना है वो आपकी जनरल फार्मा में आपको करवा दूँगी, ज़्यादा आपको मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो है ना वो पूरे चैप्टर को एक दफ़ा रीड देनी होती है, ठीक है। मिनी कैटजन का यही फ़ायदा है कि इसमें इतना नॉलेज होता है कि आप एक दफ़ा में जब रीड देना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो टेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारी मिनी के करने होते हैं, ठीक है। ये बस जो है ना वो आ जाता है ये वाले MCQs, ठीक है। जब आपने एक चैप्टर की क्लासिफिकेशन याद कर ली, उसको एक बेसिक रीड दे दिया, आपको समझ आ गई कि बातें क्या हो रही हैं। अगर आपकी ANS अच्छी तैयार है ना, तो जो अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं ना कि बॉडी पे किस तरह से एक्ट करी है, कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करी है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। उसके बाद आपने जो है ना वो 2-3 रीड जब दे दी, आपको कुछ समझ आने लगी, तो आपने ये जो MCQs है ना ये सॉल्व ज़रूर करने हैं। बिलीव मी पेपर में 50 to 60% जो है ना यही वाले MCQs रिपीट हुए होते हैं। तो देखें आपको कितनी आसानी हो जाएगी अगर आपके 45 में से जो है वो 25 या 30 MCQs यही वाले आ जाएं जो आपने सॉल्व किए हैं। और फार्माकोलॉजी में ये नहीं है कि आपने जो है वो अगर पूरा चैप्टर एक दफ़ा अच्छी तरह तैयार कर लिया है और रिवीजन भी नहीं की, और अगर आपने ये सॉल्व नहीं किए तो आप कहें कि आपको पेपर में MCQs आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है करना। इवन अगर आपके MCQs नहीं भी ठीक होते कोई मसला नहीं है, एक्सप्लेनेशन सारी MCQs की दी हुई है, आपको समझ आ जाती है कि गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। उसके बाद एक टेबल दिया होता है हर चैप्टर के एंड पे, उसमें सारे चैप्टर को समराइज़ किया होता है। जैसे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो दिया होता है, क्लिनिकल यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और टॉक्सिसिटीज़ या जिसको जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं वो। अब बहुत सारे MCQs जो है ना, मेनली ऑलमोस्ट सारे MCQs और SCQs जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटीज़ पे बने होते हैं, और क्लिनिकल यूजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपने जो है वो पूरे चैप्टर करने के बाद इसको भी एज इट इज़ रट्टा लगाना है। यहाँ पे सिर्फ उनको जो है ना एक दफ़ा इकट्ठा पढ़ने में आपने किस तरह से पढ़ना और याद रखना है, टेबल को देख के आपको वो हेल्प मिल जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो टेबल पहले याद करते हैं और वो बाद में करते हैं। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मुझे ये इतना प्रोडक्टिव नहीं लगता, ठीक है। ये रट्टा टाइप हो जाता है, इसमें इतनी सेंस नहीं बन रही होती, ठीक है। तो ये तरीका है हर चैप्टर को पढ़ने का। इसमें तो आपको ओवरव्यू आई होप कि मिल गया होगा फार्माकोलॉजी को पढ़ना किस तरह उसका, ठीक है। और अब जो है ना मैं आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के साथ हर टॉपिक में कितने चैप्टर्स हैं और उसमें से करने वाले कितने हैं और उस तरह से तैयार करना है। उसमें उनमें मोनिक्स क्या क्या रखेंगे आप याद करने के लिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आप छोड़ सकते हैं और कौन सी नहीं छोड़नी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको सारा टॉस के मुताबिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है ना अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ताकि जब वो बन जाए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ढूंढने में आसानी हो, ओके।